मुकेश अंकल, एक बात तो बताओ, आप क्यों इतनी मेहनत करते रहते हो हर वक्त? न धूप देखते हो न बारिश, बस काम में लगे रहते हो सारा दिन। इस बार जब दिल्ली से छुट्टियों में गांव आया तो मुकेश अंकल से पूछे बिना ना रह सका। वो मेरे सवाल का जवाब देते, उल्टा उन्होंने मुझसे ही सवाल पूछ लिया। पहले तो ये बता कि हम सब स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? हर कोई अपने अच्छे कर्मों की वजह से ही स्वर्ग में जाएगा। मैंने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया। वो तो तू ठीक कह रहा है पुत्र, मगर एक और चीज भी है जिसके बगैर हम में से कोई एक भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, और वो बेटियों की कदर करना है, बेटियों की इज्जत करना है, बेटियों को ईश्वर का आशीर्वाद मानना और उनको बोझ ना समझना है। पुत्र, बेटियों की पूजा करना भी हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। ओ अंकल जी, एक तो आप ये बड़ी गहरी बातें लेकर बैठ जाते हैं। मैंने सर खुजाते हुए कहा, अरे सुन तो सही पुत्र, ये बात याद रखना मेरी, वो ईश्वर हमें स्वर्ग में इतनी आसानी से नहीं भेजेगा। एक एक कर्म का हिसाब लेगा। मैं कितना खुश नसीब हूं जो इस ईश्वर का आशीर्वाद मुझे बेटी की शक्ल में मिला। वो पूरे घर में घूमती फिरती है, उसकी हंसी और शरारतों से पूरा घर स्वर्ग लगता है। अब तो शादी के काबिल भी हो गई है, तो बस उसी राजकुमारी के दहेज के लिए ही मेहनत करता हूँ पुत्र। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले के इस आशीर्वाद के साथ मुझसे कोई गलती या अन्याय ना हो जाए, इसलिए जी जान से उसकी सेवा करता हूँ ताकि वो खुश रह सके, क्योंकि अगर वो खुश हो गई तो ऊपर वाला भी मुझ पापी से खुश रहेगा। डरता भी हूँ कि मरने के बाद कहीं परमात्मा पूछ ना ले कि तूने मेरे द्वारा दिए गए बेटियों की शक्ल में उस आशीर्वाद का क्या किया, तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं वहां? और मेरी राजकुमारी बेटी तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है पुत्र। बात करते करते मुकेश अंकल की आंखों में नमी आ गई थी। अंकल जी उदास हो गए थे। और पुत्र, बेटियों के नसीबों से भी तो बड़ा डर लगता है। भगवान न करे कहीं अगले घर वाले माड़े निकल जाए तो बाप तो जीते जी ही मर जाता है। अंकल जी ठंडी आह भरते हुए खामोश हो गए और मैं भी बेचैन सा हो गया। अंकल जी किसी सोच में खो गए थे। सोचते सोचते कुछ देर बाद बोले कि जो पुत्र होते हैं ना, वो तो हमेशा अपने घर ही रहते हैं, मगर बेटियां सबकी साझी होती हैं। इसलिए ही तो मैं दाहिनी टांग से थोड़ा लंगड़ा हूँ। मुकेश अंकल बोलते जा रहे थे और मैं किसी अच्छे व्यक्ति की तरह नजरें जमाए उनकी बातें सुन रहा था। पूरा किस्सा सुनने को दिल चाह रहा था। सर्दियों की रात थी, जब शामें जल्दी ढल जाया करती थी और धुंध के गहरे बादल शाम होते ही हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया करते थे। ऐसे ही एक रात कुछ डाकुओं ने गांव के चौधरी साहब के घर हमला बोल दिया था। न जाने किस नियत से आए थे नीच, जो चौधरी साहब की बेटी को उठाकर ले जा रहे थे। वो भी तो किसी की बेटी थी ना पुत्र, और बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। फिर चाहे बेटी किसी गरीब की हो या किसी गांव के चौधरी की, तो फिर कैसे जाने देता मैं उस बेटी को उन डाकुओं के साथ। मैंने ऊपर वाले को याद किया और एक लंबी मजबूत बांस की लकड़ी से उन पर वार कर दिया। वो तो हथियारों से लथपथ थे, और जब मैं एक डाकू से गुत्तम गुत्ता हो रहा था तभी दूसरे डाकू ने मेरी इस दाहिनी टांग को पिस्तौल की गोली से छलनी कर दिया था। मेरी खतरनाक चीख ने सारे माहौल को डरावना कर दिया था। मेरी चीख से डाकू भी डर गए और घबरा गए थे, और जब उन्होंने गांव के लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने भागने में ही बेहतरी समझी। बाद में चौधरी साहब ने मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे बहुत सारे इनाम दिए और मेरा बहुत अच्छे से इलाज भी करवाया था। चौधरी साहब मुझ पर कुर्बान हो रहे थे और मैं शर्मा रहा था। भला अपनी ही बेटी को बचाकर कोई एहसान करता है किसी पर? वो तो मेरा फर्ज था पुत्र, जिसको निभाने में मुझे उस ईश्वर ने हिम्मत दी थी। मैं बुत बना अंकल जी की बातें सुन रहा था। अंकल जी ने ऊपर हाथ उठाकर उस ऊपर वाले का धन्यवाद किया और मुझे कहा कि पुत्र, मैं अब चलता हूँ, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी मेरा। मैं मुकेश अंकल को अपनी नजरों से ओझल होने तक देखता रहा और सोचता रहा कि ईश्वर के बेटियों के रूप में इस आशीर्वाद को कोई कैसे छीन कर ले जा सकता है। वो तो सिर्फ उसी को मिलती है जिसको वो देना चाहता है। मेरे कदम भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। बाहर खुले मैदान में तंबू वगैरह लगे हुए थे। सब बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। आज मुकेश अंकल की बेटी की शादी थी। अंकल जी भागम भाग सब काम कर रहे थे। हर किसी से बस यही कह रहे थे कि खाना खाकर जाना और मेरी बेटी के चंगे नसीबों की प्रार्थना भी करना। थोड़ी देर बाद ही हर तरफ शोर मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई।
बारात का स्वागत मुकेश अंकल के साथ साथ गांव के चौधरी साहब ने भी किया था। चौधरायन और उनका बेटा भी वहां मौजूद था। शादी के लिए पंडित जी भी आ गए थे और उन्होंने दूल्हे को पास बैठाकर शादी की रस्म भी शुरू कर दी थी। रस्म शुरू ही हुई थी कि ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी और फिर बात तेज शब्दों में होने लगी। पता चला कि दूल्हे वालों ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। मुकेश अंकल पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। वो दूल्हे के आगे हाथ जोड़कर कह रहे थे और गिड़गिड़ा कर मिन्नतें कर रहे थे कि ये जुल्म न ढाओ मुझ गरीब पर, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी है और जितना मुझसे हो सका अपनी बेटी को दे रहा हूँ। यूं बदनाम न करो मेरी बेटी को। मगर दूल्हे वाले तो जैसे कसम खाकर आए थे कि शर्तें मनवाकर ही दुल्हन को घर लेकर जाएंगे। अंकल जी जैसे पागल होने वाले थे। हर तरफ जैसे हंगामा सा हो गया था। मुकेश अंकल ने पता नहीं क्या सोचा कि वो दूल्हे के पांव पकड़ने ही वाले थे कि गांव के चौधरी साहब ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और एक तरफ चुपचाप खड़े रहने का कह दिया। फिर चौधरी साहब ने दूल्हे के बाप से कह दिया कि अगर हमारी बेटी को इज्जत से और बिना किसी शर्त के ब्याह कर ले जाना है तो ले जाओ, वरना वापसी का रास्ता तुम लोगों को भी पता है। दूल्हे वाले मुंह छुपाते हुए अपनी पूरी बारात समेत वापस लौट गए थे। फिर चौधरी साहब ने अपने बेटे को दूल्हे की जगह पर बैठाया और पंडित जी को शादी की रस्म पूरी करने का कहा। मुकेश अंकल तो जैसे हक्के बक्के आंखों में आंसू लिए उधर ही खड़े रह गए थे। चौधरी साहब के कदमों में बैठते हुए बोले कि मैं कैसे आपका इतना बड़ा एहसान उतार पाऊंगा। आपने मुझे खरीद लिया है। चौधरी साहब, आपने मेरी इज्जत रख ली है। मेरे दामन को उम्र भर की बदनामी से बचा लिया है। चौधरी साहब ने मुकेश अंकल को अपने कदमों से उठाकर खड़ा किया और कहा कि जिनसे रिश्ते जुड़ जाते हैं मुकेश, वो लोग गले मिलते हैं, पाँव नहीं पकड़ते। गले लग जा मेरे अब। मुकेश अंकल ने अपने आंसू पूछते हुए चौधरी साहब को गले लगा लिया। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, फिर बेटी चाहे किसी गरीब की हो या किसी चौधरी की। दोस्तों, ये वाकई हकीकत है कि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। भगवान के लिए ऐसे लोग जो दहेज की खातिर किसी बेटी को बदनाम करते हैं, याद रखें, ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। अगर आप किसी की बेटी नहीं बल्कि ऊपर वाले के उस आशीर्वाद को बदनाम करते हैं तो फिर कैसे तबाही आपका मुकद्दर ना हो। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बेटी के लिए प्यारे से 2 शब्द भी जरूर लिखिएगा।